क्या हाल है आप लोगों के। आज फिर से क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख रहे होंगे और अच्छा लिख रहे होंगे। मेरे इस प्रोग्राम में कुछ और जानकारियां हैं। आप लोग आज मैं उसमें नंबर एक डाल दूंगा, उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि क्या है वो जानकारी। फ़िलहाल मैं आज एक जो सवाल लिया हूँ, जो प्रश्न है, वो 2017 का क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी का है। बड़ा सपाट सा क्वेश्चन है जिसमें निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। पहले हम अक्सर लिखाते थे कि इसमें निष्कर्ष नहीं लिख सकते, आवश्यक नहीं है, बट इसमें लिख देते हैं तो गुंजाइश भी होती है। तो निष्कर्ष कैसे गुंजाइश खोजे जाते हैं, एक तो वो पता चलेगा। और आज थोड़ा सा इसको बहुत ही सिंपल देखें, सिविल सर्विसेज हो या पीसीएस, क्वेश्चन अगर समझ में आने लगता है तो सिंपल हो जाता है। जो चीज़ समझ में आएगी वही सिंपल है। जैसे सैटेलाइट भेजा जाता है तो जो लोग भेजते हैं उनको समझ में आता है, इसलिए उनके लिए सिंपल है। न्यूटन के लिए 3 न्यूटन का नियम देना सिंपल था। डॉक्टर के लिए किसी का पेट फाड़ करके ऑपरेशन करके उसको स्वस्थ कर घर भेज देना भी सिंपल है। तो जब धीरे धीरे आप प्रश्न को समझने लगेंगे तो हर तरीके का प्रश्न आपके लिए सिंपल हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, सिंपल प्रश्न को समझ करके जब नॉलेज देंगे, जैसे प्रश्न आप क्या समझते हैं ना, जैसे एक प्रकार से पैथोलॉजी में किसी का खून चेक किया जाता है तो उससे पता चलता है कि इनको कौन सा बुखार है भी कि नहीं है, क्या दिक्कत है, ब्लड से बहुत कुछ पता चल जाता है, ठीक है ना। तो एक सिंपल प्रोसेस है। अच्छा देखिए, जब देश में कोरोना पहली बार आया मार्च में, जब आया तो वैसे जनवरी में था, बट जब मार्च में बड़ा बढ़ने लगा तो किट नहीं थी, चेक करने के लिए नहीं थे, जगह नहीं थी, ठीक धीरे धीरे सब बढ़ाया गया। तो उसका टेस्टिंग हो, सुरक्षा हो, तमाम चीज़ों को लेकर एक सिंप्लिसिटी सी महसूस, हालांकि मात्रा बढ़ गई तो एक सिंप्लिसिटी मतलब जानकारी भी तेज़ी से बढ़ी। तो अब एक चीज़ें जो पहले बड़ी सीखनी पड़ती थी एक नॉर्मल जानकारी बन के गई। उसी तरीके से किसी भी समस्या को, प्रश्न एक समस्या है। जैसे अगर हर्बर्ट साइमन के 1947 के एडमिनिस्ट्रेटिव पुस्तक के हिसाब से बात करें तो कोई भी काम जो होता है आपके लिए एक प्रॉब्लम होता है, वर्क इज़ अ प्रॉब्लम। तो प्रश्न का उत्तर लिखना, तो उत्तर लिखना है आपके लिए एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कैसे हल होगा, जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से काम कर देने से। यानी कि अगर बीमार व्यक्ति को उसके टेस्टिंग कर लिया जाए और टेस्टिंग के बाद पता हो कि ये दवाई देने से ठीक होगा तो वो दवा दे दीजिए। अगर ऐसे ही देते रहेंगे तो फिर तो झोला छाप मामला हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि झोला छाप के बजाय आप बढ़िया सा डॉक्टर हैं, ये वाली थ्योरी पे काम करिए। तो पहले प्रश्न को समझिए, फिर उसमें उत्तर भरने का प्रयास करें। और जब आप उत्तर भरना तो आप सीख जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ते हैं बट लिखते नहीं हैं। बस जो हमारा जो एक मिशन, ये श्रेष्ठ उत्तर लेखन है, इसका उद्देश्य ही है कि हर पढ़ने वाला विद्यार्थी इसको ठीक से लिखे। लिखते हैं नहीं, इसलिए नंबर मिलते नहीं। नंबर नहीं मिलते तो बेटा बाहर हो जाते हो। तो बाहर और होने का चक्कर मत रखो यार, अंदर कैसे जाएं उसका प्रयास करो। तो मैं चल रहा हूं प्रश्न पर, और इस प्रश्न को थोड़ा सा तबीयत से समझिए। 5-7 मिनट का खेल है, 10 मिनट में अभी बता देंगे, हिंट दे देंगे, आप जाके संविधान में पढ़िएगा, बाकी इसी के हिसाब से फिट कर दिए, ड्राफ्टिंग करते रहिए। और उत्तर लेखन का जो हमारा फोरम है उससे जुड़ जाइएगा। इवैल्यूएशन कराने के लिए उत्तर का काम खत्म है। कुछ हम यहाँ सारी चीज़ सिखा रहे हैं, बट इवैल्यूएशन भी तो कराना होगा ना। तो इवैल्यूएशन के सुशील सर हैं ना, समझे कि नहीं। आओ इधर देखो, डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह था ना। मैं 21 वर्ष की उम्र से तो अखबारों में लिखने लगा था। लेखन मुझे बड़ा पसंदीदा है ना। लिखना बड़ी अच्छी चीज़ है। लिखो तबीयत से, दबा के लिखो, बिना चिंता के लिखो। आओ इधर, प्रश्न को पहले समझो। देखो प्रश्न है आज दोनों सदनों में, आप जानते होंगे संविधान पढ़ने संविधान से है, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाए जाते हैं, कब नहीं बुलाए जाते हैं। संयुक्त सत्र बुलाया जाता है ना, दोनों लोकसभा राज्यसभा, कब बुलाए जाते हैं कब नहीं बुलाए। पहले प्रश्न पढ़ लेता हूँ, फिर आपको तुरंत एक बार पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा। प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है ना, कहिए हाँ है। उन अवसरों को गिनाएं, उन अवसरों को बताइए, गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है, मतलब बुलाया जाता है सत्र, और उन अवसरों का जब यह नहीं किया जाता। मतलब उस अवसर को भी बताइए जब संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, और उनको भी बताइए जब ये संयुक्त बैठक नहीं बुलाई, मतलब सत्र यहाँ बैठक समझना, मीटिंग नहीं बुलाया जाता।
तो यहाँ पर फिर कहता है इसके कारण भी बताइए, बस यही सवाल है। तो देखो बच्चा, यहाँ पर क्या है, अब आपने एक ड्राफ्ट कर लिया, सवाल को पर्टिकुलर पढ़ते रहो। पढ़ा क्या, विवरण में देखा या विवेचना में देखा कि सत्र के बारे में पूछ रहा है, कब कैसे क्यों, बस यही पूछ रहा है, कब कैसे क्यों। तो जब आप उपभाग में आएंगे तो सबसे पहला देखेंगे कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। तो आपने भाग 1 में लिखा कि संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। अब आप एग्जाम अगर लिखना है तो बोलिए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त सत्र की पूरी व्याख्या मिलती है। तो आर्टिकल 108 की यहाँ पर आपने चर्चा किया जिसमें संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, उससे जुड़े 2-3 लाइन की बातें कह दी। यहाँ पर ज़्यादा नहीं देना है, 30 शब्द में आप परिचय दे दें संयुक्त सत्र का। 108 आर्टिकल के लिखते हुए परिचय दे दें संयुक्त सत्र का। एक भाग पूरा हो गया उत्तर का, पैरा चेंज कर दीजिए, वो तो लिखेंगे पैरा में। अब आ जाइए दूसरे भाव में, क्या उन अवसरों को गिनाएं जब यह होता है सामान्यतः। उन अवसर को गिनाइए तो आप बोलिए सत्र होता है, आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है, वो आप 30 शब्दों में बता दिए। आप पकड़िए 2-3 पॉइंट, ज़्यादा नहीं लिखना होता है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप गिना दीजिए। कैसे गिनाएंगे 3, कब बुलाया जाता है, तो आप बोलिए कि सामान्यतः साधारण और वित्तीय विधेयक के मामले में संयुक्त सत्र बुलाने की प्रथा है। चूँकि जो वित्तीय विधेयक वो भी साधारण विधेयक की तरह होता है, इसलिए यह चीज़ इसके साथ अनुपालित है। ठीक है, मैं धन विधेयक की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंस बिल की बात कर रहा हूँ, मैं मनी बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ आता कब बुलाया जाता है। पहला आप ये कहिए कि साहब जब एक सदन पारित कर दे, दूसरा खारिज कर दे। एक ने पारित किया, एक ने खारिज किया, साधारण विधेयक है, एक ने पारित किया, एक ने खारिज किया, तब बुला सकते हैं। एक ने पारित किया, दूसरे ने संशोधन कर दिया, उसको वो मान नहीं रहा है। एक ने पारित किया, एक लेट लतीफ़ 6 महीना, ऐसे देखेंगे पूरा वो जो प्रावधान है रोके हुए है। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जब संविधान में पूरी जानकारी पढ़ेंगे तो इसको पॉइंट आउट उतार देंगे, पॉइंटेड उतार दीजिए कि इन परिस्थितियों में बुलाया जाता है। तो आप इसको बताने में, एक पॉइंट अगर बताने में 15 शब्द लेंगे तो कम से कम 50 शब्दों में आप इसको बता ले जाएंगे। क्या समझे कि कब बुलाया जाता है। ज़्यादा कहानी नहीं लिखना होता है, न ककहरा लिखना, न पहाड़ा लिखना, न यहाँ वहाँ के राम भोरूलाल का कहानी बताना। यहाँ सिंपली जो बात हो रही वही लिखना है। तो आपने उसको लिख दिया 1 2 3 4 करके। फिर यहाँ पर फिर ये कह रहा है ना, उन अवसरों को जब यह नहीं किया जाता, उन अवसर को भी देख लीजिए। धन विधेयक के मामले में अगर धन विधेयक लोकसभा ने पारित किया, हालांकि लोकसभा में ही रखा जाता है, राष्ट्रपति से पूछ के रखा जाता है। अगर राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन रोक सकती, बाकी कुछ उसके पास पावर नहीं, आप जानते हैं। अगर वो धन विधेयक लोकसभा में ही पारित होता और स्पीकर बताता है कि धन विधेयक कौन सा, ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो धन विधेयक का आर्टिकल 110 में पूरी जानकारी है। तो आर्टिकल 110 का पूरा जानकारी के साथ इसमें उतारने का प्रयास करें धन विधेयक का। धन विधेयक होता है जिसके लिए संयुक्त मीटिंग नहीं बुला सकते, कहता ना उन अवसरों को जो बुला सकते। दूसरा आर्टिकल 368 के तहत आपने देखे संविधान संशोधन होता है। तो संविधान संशोधन की स्थिति में भी आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, यानी लोकसभा और राज्यसभा में बारी बारी से पारित होगा तभी आप इसको मानेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए आप संयुक्त सत्र आर्टिकल 108 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो 108 का उपयोग कर लिया आपने, और 110 और 368 यानी कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त सत्र नहीं बुला सकते आप।
इसकी चर्चा कर दीजिए वहाँ 368 वगैरह से लेकर के तमाम थोड़ी सी बात बता दीजिए, धन विधेयक से बता दीजिए, स्पीकर कहता है बता दीजिए, राष्ट्रपति से पूछ के रखा जाता है बता दीजिए, लोकसभा में रखा जाता है ये भी बता दीजिए, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, बाद में माने ना माने जो भी है मतलब हो गया वो, और राष्ट्रपति अप्रूवल दे ही देते हैं क्योंकि वहीं से पूछ के रखा गया था। तो कुल मिलाकर के इसकी सुगमता जो है कि उन परिस्थितियों को गिनाइए, उन अवसरों को जब यह नहीं किया जाता तो बोलिए कि संयुक्त मीटिंग जो है धन विधेयक और संशोधन विधेयक के मामले में लागू नहीं होता है। और जो साधारण और वित्तीय विधेयक में, चूँकि वित्तीय विधेयक साधारण विधेयक की तरह, इसलिए मैं आपको एक नई नॉलेज दे रहा हूँ, उसके साथ ये सामान्यतः जोड़कर इसको देख सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके कह सकते हैं 3 बातें हो गई कि नहीं। अब इसको 50 शब्द, इसको कम से कम 70 शब्द लगेगा। 7, 5, 12, 3, 15, 150 शब्द हो गया। आपके पास 25-30 शब्द बचा है। मैंने बोला 180 में उत्तर लिखना, इसमें निष्कर्ष लिख सकते हो। अब यह कह रहा है किया जाता है, इसके कारण भी बताइए। जैसे इसमें कारण अगर शब्द का बोला जाए तो आपने जो उसकी कारण की जो परिस्थिति है, राष्ट्रपति से पूछ कर ये करके वो करके, उसके संविधान की जो टोटलिटी एस्पेक्ट है वो लिखा हुआ है। इसलिए संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कहते हैं। जयनारायण पांडे का अंग्रेजी की किताब पढ़िए तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। भारत का संविधान भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो लॉ जो होता है इन्फोर्स होता है, लॉ नियमबद्ध होता है। लॉ में जैसा लिखा है वैसा ही बात करना चाहिए। लॉ में अपनी तरफ से बहुत करेक्शन नहीं करना चाहिए। लॉ में विवेचनात्मक पक्ष करने का हक सुप्रीम कोर्ट का है, जिसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। जब भी कोई गड़बड़ी होती है तो इसकी विवेचना सुप्रीम कोर्ट करता है, इंटरप्रिटेशन। और सुप्रीम कोर्ट जो करता है वही हम लोगों को फिर दोबारा मान लेना पड़ता है ना। तो इसलिए अंदाज़ा से नहीं चलता है, जो बात कही गई है कही गई है। हाँ, इनर कोई नॉलेज है, कोई आप बहुत अच्छा सोचते हैं, कहीं से कोरिलेट कर सकते हैं, मुद्दा अलग है। बट हकीकत यह है कि संविधान जैसा कहता है वैसा कर दिया करो। अब यहाँ पर आप निष्कर्ष थोड़ा लिख सकते हैं। निष्कर्षात्मक पक्ष को, इन सभी को समेटते हुए एक 3 लाइन का निष्कर्ष बना सकते हो, बता सकते हो। लास्टली अंततः यह पूरी तरह से परिलक्षित और चरित्रार्थ है कि अनुच्छेद संविधान के, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। तो वहीं 110 में धन विधेयक और 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। जिन परिस्थितियों को, उपरोक्त परिस्थितियां जिस तरीके से बांटी गई, जिस तरीके से डिवाइड की गई हैं, या यूं कहा जाए कि जिस तरीके से स्पष्ट की गई हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि संविधान के अंतर्गत ही, संविधान के भीतर ही यह दोनों परिस्थितियां निहित हैं। यानी कि किन परिस्थितियों में सत्र बुलाए जाते हैं संयुक्त, किस में नहीं बुलाए जाते हैं, ये दोनों के संदर्भ संविधान में ही निहित हैं। इस तरीके से, हालांकि मैं छोटा सा वैसे बना दिया, अगर बनाना तो ऐसे बना लेना, मतलब छोटा मतलब मैं समझाने की मुद्रा में कर दिया। अगर लिखने की मुद्रा में हो तो आप इस तरह से लिख सकें। अंततः यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त सत्र बुलाने और नहीं बुलाने की दोनों परिस्थितियां संविधान के अंतर्गत ही निहित हैं। फर्क सिर्फ, अंतर यह इस बात का है, और दोनों के स्पष्ट कारण निहित हैं। बस इतना लिख के छोड़ देना, दोनों के स्पष्ट कारण निहित हैं। दोनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं और क्यों नहीं बुलाते, वो सब के स्पष्ट कारण निहित है। इतनी बात कह करके बात को ख़त्म कर देना, आपका प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अब सवाल है कि आप शब्द कैसे लिखते हैं, आप उच्चारण कैसे लिखते हैं, वाक्य विन्यास कैसे लिखते हैं, शब्दों का सही स्थान कैसे चुनते हैं, ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर कैसे कर रहे हैं क्या, ये तमाम 4-5 प्रकार की जो बातें हैं वो लिखने से पता चलेगा, उसका इवेल्युएशन से पता चलेगा। मैं एक बात लास्टली बता दूं कि कोचिंग के लोग डराते हैं, तुम डरना मत। मैं कोचिंग चलाता हूं, लेकिन मैं दबाव से नहीं, भय से नहीं, मैं संघर्ष और प्रभाव से बात करता हूं। तुम में क्षमता है, आप में लिखने की क्षमता है, किसी ने आपको देखा नहीं उस नज़र से। मूल्यांकन का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको दावे से बता दूं कि मैं पढ़ाता हूं तो मैं मूल्यांकन करता हूं। मूल्यांकन कराने के लिए हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, हम ही करते हैं। इसलिए 30 से 35-40 मैक्सिमम स्टूडेंट का ही आर्टिकल मैं पढ़ सकता हूं, वो भी एक दिन में 2, हफ्ते में 5, महीने में 20।
आपको इवैल्यूएशन कराना है। इवैल्यूएशन के लिए मैंने जैसे बोला उसमें आज एक नंबर डाल देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा, फिर हमसे बात कर लीजिएगा, आपको क्या लगता है समझ लीजिएगा। बाकी ये चीज़ सीखने का आपके काम आता रहेगा और ऐसे हम बताते रहेंगे ना तो आपको धीरे धीरे यहीं घालमेल हो जाएगा, कई जानकारी इसी से हो जाएगी। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो पढ़ते हैं उसका उपयोग कैसे करें। आप क्या कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, हम पैसा खर्च करने का तरीका बता रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम के समय। अब जैसे हमने बड़े साधारण तरीके से बता दिया इसको ना, ऐसे ऐसे ये वो करके बता दिया। अब ये बता दिया तो आपको थोड़ा इजी लगने लगा होगा। अब हमारे लिए तो थोड़ा इजी है भी, आपको भी इजी लगने लगा होगा। तो बताने के बाद ही रास्ता इजी लगता है, तो एक बार बताना ज़रूरी है। फ़िलहाल आज को विदा दीजिए। नमस्कार।